हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बिहार में सरकारी नौकरियों में जो आजकल लगातार काफी बहालियां आ रही है, तो बिहार से संबंधित मैं आपको आज जो है बताऊंगा, जिससे कि बिहार में जो अभी सिपाही भर्ती की परीक्षा, दरोगा की परीक्षा, बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं, बिहार एसएससी से सहित जो है विभिन्न क्षेत्रों में अभी लाखों बहालियां बिहार में अभी होने वाली है। तो इसलिए बिहार से संबंधित मैं आपको तथ्यात्मक जानकारी दूंगा, जो भी आजकल परीक्षा में काफी ट्रेंड कर रहा है। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको बिहार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाए। और इसी कड़ी में आज सबसे महत्वपूर्ण, बिहार में प्राचीन ऐतिहासिक स्थल और स्मारक, इससे ढेर सारे क्वेश्चन जो है आपको जो है परीक्षाओं में पूछी जाती है, जो खास करके बिहार में आयोजित जो परीक्षाएं होती है। तो आइए हम जानते हैं, बिहार में टीचर वगैरह का भी काफी वैकेंसी आ रहा है, तो सभी में जो है जनरल नॉलेज में भी, मतलब सामान्य अध्ययन के पेपर में भी, साथ ही इतिहास के पेपर में भी आपको दोनों में ही जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसके साथ अंत तक बने रहिएगा। और आइए आपको हम बताते हैं कि कौन कौन से प्रमुख स्थल है बिहार में जो प्राचीन है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार काफी प्राचीन धरती है और इसका इतिहास काफी पुराना है। और बिहार से ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य सहित जो है बड़े बड़े जो है आर्यभट्ट और पाणिनि जैसे विद्वान बिहार में ही हुए हैं। तो आप आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में वो ऐसे कौन से जो है स्थल है जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है, और इसमें हम प्राचीन से लेकर और मध्यकालीन और आधुनिक भारत तक जो भी प्रमुख स्थल जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला नाम आता है गया का। गया जो है हिंदुओं का एक काफी जो है प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। और यहाँ का विष्णुपद मंदिर जो है, विष्णुपद मंदिर काफी फेमस है, आप लोग नोट करते जाइएगा। विष्णुपद मंदिर है। रानी अहिल्याबाई जो है उन्होंने इंदौर की जो शासिका थी, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये आपको गया जो है काफी महत्वपूर्ण स्थल है। उसके बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है बोध गया का। बोध गया, जैसा कि आपको पता है, भगवान बुद्ध ने यहीं पर जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो यह इससे बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बोध गया बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। और वहां पर आजकल जो है अलग अलग जैसे जापानी मंदिर, थाई मंदिर इत्यादि अन्य प्रकार के मंदिर भी स्थापित हो गए हैं। लेकिन हम लोग अभी ऐतिहासिक दृष्टि से बात कर रहे हैं, पर्यटक की दृष्टि से नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर पर्यटन स्थल को भी देखें तो ये जितने भी ऐतिहासिक स्थल है, ये पर्यटन स्थल भी है। तो ये बोध गया जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है और ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। इसे प्राचीन काल में, बौद्ध काल में, भगवान बुद्ध के समय उरुबेला कहा जाता था। उरुबेला, उरुबेला। तो उरुबेला में आपने अगर प्राचीन जो है काल का इतिहास आप पढ़े होइएगा, तो उसमें खास करके बुद्ध धर्म, तो उसमें आपको उरुबेला का जिक्र आता है। ये उरुबेला क्या है? ये एक्चुअली में बोध गया ही है। तो बोध गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गया से जो है 20-25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। चंपा तीसरा नंबर पर आता है। चंपा नाम आपने सुना होगा। ये महाजनपद, 16 महाजनपद का उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय, जो एक बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय में सबसे पहले 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। तो चंपा जो है एक महाजनपद जो है था। तो दोस्तों, चंपा अंग जो एक महाजनपद था, उसकी राजधानी थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? चंपा में थी। ठीक है। अब चौथा नंबर में नाम आता है, इसलिए यही क्वेश्चन पूछा जाता है। चंपा से और कुछ विशेष क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये आधुनिक भागलपुर जिले के आसपास का इलाका है, तो बस इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितना आपको जानने के है उतना मैं बता रहा हूं। चंपारण, चंपारण आप सुना होगा आपने, ये महात्मा गांधी की कर्म भूमि थी। सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग भारत के अंदर
चंपारण में ही हुआ था, सफल प्रयोग। तो अब सत्याग्रह का प्रयोग एक्चुअली में गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो चंपारण भारत में प्रथम जब क्वेश्चन आएगा तो वो कहाँ होगा? चंपारण, ये बिहार में आजकल पड़ता है, बिहार में अपना मोतिहारी आजकल जगह है, उसी के इलाका पूर्वी चंपारण का इलाका ये पड़ता था। तो चंपारण जो है काफी महत्वपूर्ण स्थल है ऐतिहासिक। वहां पर चंपारण में गांधी जी से संबंधित एक स्मारक भी बना हुआ है। वो वहां पर एक 3 कठिया प्रणाली थी। चंपारण में 3 कठिया प्रणाली उस समय थी। 3 कठिया का मतलब होता है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा में नील का उत्पादन करना जो है किसानों के लिए बाध्य कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो उसी के विरोध में ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो अगर चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा किस लिए हुआ था तो वो भी आप जो है, और जो है राजकुमार शुक्ल एक थे वहां पर, उन्होंने ही गांधी जी को जो है वहां पर आमंत्रित किया था। तो चंपारण से रिलेटेड जो मुख्य क्वेश्चन है। बाकी तो जब भारत का हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो एक्चुअली में बिहार का इतिहास और भारत का इतिहास काफी मिला जुला है। तो भारत के इतिहास में हम लोग काफी डिटेल में चीजों को पढ़ते ही हैं। तो अभी हम शॉर्टकट में आपको जो है जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सिर्फ डिटेल में मैं बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा नहीं खींच जाए। चिराद जो है, चिराद सारण जो है, वर्तमान सारण जो जिला है छपरा के आसपास का इलाका, चिरांद में जो है खुदाई हुआ है, उसमें जो है काफी प्राचीन काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें हड्डियां है, मनके हैं, मिट्टी के बर्तन है, ये सब मिले हैं जो प्रागैतिहासिक काल से और नव पाषाण युग से जो है रिलेटेड है। इसमें ताम्र पाषाण काल के भी अवशेष मिले हैं। तो ये भारत में मिले हुए कुछ सबसे जो प्राचीन अवशेष हैं उसमें चिरांद से मिला है। तो बिहार का इतिहास इतना पुराना जो है। अब यह 6ठा नंबर पर है चौसा। चौसा का नाम आपने सुना होगा। शेर शाह और हुमायूं, शेर शाह और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। यह काफी निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में, यह युद्ध कब हुआ था? 1539 में। इस युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं जो है ये निश्चित हो गया कि अब शेर शाह ही भारत का सम्राट बनेगा, और हुमायूं को जो है भागना पड़ा, और लास्ट में जो है कन्नौज के युद्ध में 1540 में हारने के बाद अल्टीमेटली उसको जो है देश छोड़ के भाग जाना पड़ा। तो चौसा का युद्ध इतिहास में बहुत ही निर्णायक युद्ध है। ये बक्सर के पास पड़ता है चौसा, तो यह भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। इसके बाद नाम आता है जगदीशपुर। जगदीशपुर का नाम भी आपने सुना होगा। बाबू कुंवर सिंह की यह जन्मभूमि थी। जगदीशपुर को ही जिम्मेदार थे वो कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। तो जगदीशपुर वर्तमान में जो है बिहार के भोजपुर जिले के अंतर्गत आता है, और ये काफी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है। इसी प्रकार से इसमें इसी क्रम में जो है एक अगला नाम आता है, वो है आपका जो है तेलियागढ़ी। तेलियागढ़ी जो है वह राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है। और यह बिहार और बंगाल के बीच संपर्क का एक महत्वपूर्ण रास्ता था। बंगाल के सुल्तानों द्वारा इस क्षेत्र की किलेबंदी के उपाय किए गए थे, किंतु अब इनके अवशेष उपलब्ध नहीं है। तो शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में तेलियागढ़ को भी जो है अपना अधिकार कर लिया था और उसके अपने प्रांत के अंतर्गत मिला लिया था। तो ये राजमहल की पहाड़ी के पास का इलाका है। ठीक है। इसके बाद नाम आता है नालंदा का। नालंदा भी जो है, नालंदा का नाम आपने सुना होगा, काफी महत्वपूर्ण स्थल है, ऐतिहासिक स्थल। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब विश्वविद्यालय था, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। इतना बड़ा विश्वविद्यालय था कि उस समय में तत्कालीन विश्व में इस कोटि का विश्वविद्यालय कहीं नहीं था। यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र और हजारों की संख्या में टीचर थे। और यहाँ पर फाहियान और हुएनसांग जैसे जो प्राचीन तीर्थयात्री थे,
उसमें से जो चीनी यात्री ये सब थे ना, उसमें से फाहियान तो ये उसके समय तो ये नहीं था, लेकिन हुएन सांग यहाँ, जिसे युआन चियांग भी बोला जाता है, हुएन सांग ने यहाँ पर पढ़ाई की थी नालंदा विश्वविद्यालय में। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय इस प्रकार के विद्वान लोग वहां थे कि वहां के द्वारपाल भी विद्वान होते थे। तो पहले द्वारपाल जो था वो इंटरव्यू लेते थे, और उनके इंटरव्यू लेने के बाद अंदर में जो टीचर लोग थे वो इंटरव्यू लेते थे, उसके बाद जाकर के मिलता था एडमिशन। तो हुएन सांग ने बताया है कि वहां काफी जो है विस्तृत रूप से वहां का वर्णन किया है, वहां लाखों पांडुलिपियां सुरक्षित थी। तो ये नालंदा का जो अभी ऐतिहासिक स्थल है वो राजगीर से करीब 10 किलोमीटर के रेंज में है, और पटना से राजगीर जाने के रास्ता में पड़ता है। काफी बढ़िया जो है यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल है, और उसको भ्रमण करने का भी वो जगह है। वर्तमान में भी जो है, जो उसको खुदाई हुई है, उसमें उसको देख करके ही पता चलता है कि कितना भव्य था विश्वविद्यालय। तो आप लोगों को भी अगर मौका मिलता है तो नालंदा जरूर घूमें। ये बहुत ही जो है ऐतिहासिक स्थल है, और हम अपनी जो है इस पर गर्व होना चाहिए अपना बिहार की धरती पर, जहां नालंदा जैसे विश्वविद्यालय था। इत सिंह, बाद में धर्मा स्वामीन भी जो है यहाँ पर, और जो है ये वो भी यहाँ पर आए थे। तो धर्मा स्वामीन जब आए थे तो उस समय वो 13वीं शताब्दी में आए थे, 1236-38 ईस्वी के आसपास। उस समय ये विश्वविद्यालय जो है ध्वस्त हो चुका था। एक्चुअली में 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी जो है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था एक, उसने जो है इस विश्वविद्यालय को उदंतपुरी, विक्रमशिला, इस सभी विश्वविद्यालय जो प्राचीन भारत में थे बिहार में, वो सभी को जो है नष्ट कर दिया था। और जब धर्मा स्वामी न आए, वो नष्ट होने के करीब 30 साल बाद, तो उस समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय अपना एकदम अंतिम स्थिति में था। उस समय 100 के करीब जो है विद्यार्थी और टीचर वहां पर जो है मौजूद थे। तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कि जब उसको ध्वस्त हो चुका था तो कुछ भिक्षु वगैरह और कुछ टीचर स्टूडेंट मिल करके उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किए थे। तो धर्मा स्वामी ने लिखा है, जिसके आधार पर पता चलता है कि उस समय जो है कुछ दिनों के लिए वो जो है अभी फंक्शन कर रहा था, और एक बंगाल का एक शासक थे, वो उसको जो है सहायता, बुद्ध सेन नाम के एक शासक थे, वो इसको सहायता उस समय दे रहे थे नालंदा को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसी के कारण बहुत से इतिहासकार जो ये कहते हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म नहीं किया था, अगर खत्म कर देता पूरा जला के राख, तो धर्मा स्वामी 1238 ईस्वी में कैसे उसमें पढ़ाई किया। तो यहाँ पर यह बात है मित्रों कि जब पहले जो है, जब 12वीं शताब्दी में जब बख्तियार खिलजी ने उसको नष्ट किया था, उस समय तो वहां हजारों लाखों की संख्या में विद्यार्थी थे, लाखों 10 लाख के करीब पांडुलिपियां सुरक्षित थी, लेकिन बाद में तो वहां कुछ भी नहीं था। तो अगर उसने नहीं नष्ट किया होता तो पांडुलिपि आज भी मौजूद होता। लेकिन धर्मा स्वामी ने बताया था, धर्मा स्वामी ने न सिर्फ नालंदा के बारे में बल्कि उसने उदंतपुरी और विक्रमशिला के बारे में भी दौरा किया था, और उसके बारे में लिखा था कि वो तुर्कों ने उसको नष्ट किया है। तो जाहिर है कि निश्चित ही नालंदा को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। हाँ, बाद में जो है नष्ट होने के जस्ट बाद कुछ लोगों ने मिलकर उसको प्रयास किया था पुनर्जीवित करने का, जो बाद में सक्सेसफुल नहीं हो पाया अल्टीमेटली, क्योंकि सरकारें चेंज हो चुकी थी, जितना खर्चा पानी चाहिए था उतना मिल नहीं पा रहा था। अब आता है पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा जो है, जिसको वर्तमान में पटना कहा जाता है, यह बहुत ही प्राचीन नगर है। इसको अजात शत्रु ने बसाया था। काफी प्राचीन काल की बात है, ये 600 ईसा पूर्व की। उस समय बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु जब राजा हुए ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, तो उन्होंने इस नगर को बसाया था। शुरू में एक सैनिक छावनी के रूप में बसाया गया था।
जिससे कि जो है बज्जी गणराज्य से एक्चुअली पाटलिपुत्रा का मगध साम्राज्य का उस समय मगध का उत्कर्ष हो रहा था महाजनपद का, तो मगध महाजनपद का बज्जी से जो है झगड़ा चल रहा था। और उसी क्रम में पाटलिपुत्रा, क्योंकि गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था और गंगा नदी के उस पार बज्जी गणराज्य था, तो यहाँ से काफी सुविधा होती थी आक्रमण करने में। तो सैनिक छावनी के रूप में पाटलिपुत्रा का जो है नगर को बसाया था अजातशत्रु के द्वारा। बाद में जो है इसका महत्व बढ़ने लगा। बज्जी गणराज्य पर जब अजातशत्रु ने कब्जा कर लिया तो उसके बाद धीरे धीरे जो है इसका महत्व इतना बढ़ गया कि अजातशत्रु का जो उत्तराधिकारी उदयन हुए, उदयन ने राजधानी को राजगृह, जिसे राजगीर कहा जाता है वर्तमान में, उस वहां से हटाकर पाटलिपुत्रा ले आया। और तब से लेकर यह लगातार, बीच में कुछ दिनों के अंतराल को अगर छोड़ दिया जाए तो लगातार ये बिहार का सबसे महत्वपूर्ण नगर बना हुआ है। ठीक है। पावापुरी जो है ये बिहार शरीफ मतलब वर्तमान नालंदा जिले के अंतर्गत में आता है। और पावापुरी जो है जैनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। भगवान महावीर ने यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया था। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। तो यहाँ पर जैनों का महत्वपूर्ण स्थल है, जल मंदिर इत्यादि वहां पर मौजूद है। अब नाम आता है बक्सर का। बक्सर भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। एक निर्णायक लड़ाई यहाँ लड़ी गई थी 1764 में। 1764 में एक बहुत ही निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजों द्वारा और मुगलों और जो बाकी जो नवाब वगैरह थे, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल राजा, ये तीनों के संयुक्त सेना को 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना ने हरा दिया था। और इस युद्ध को सभी इतिहासकार जो है निर्णायक युद्ध मानते हैं, क्योंकि जो 1757 की पलासी के युद्ध के बाद ही ऐसे तो बंगाल में ब्रिटिश शासन परोक्ष रूप से शुरू हो गया था, लेकिन जो है वह सिर्फ एक सैनिक झड़प था। आम के बगीचे में एक छोटा सा सैनिक झड़प था। और उसमें जो है क्या था कि उसमें सैनिक सफलता के से ज्यादा षड्यंत्र और कूटनीति का स्थान था। क्लाइव ने जो है जयचंद और टाइप के जो है कुछ जो धन्ना सेठ थे एक दो, और जो इसका मीर जाफर सेनापति था राजा का, सिराजुद्दौला का, उस सबको अपने में मिला लिया था। और उसके कारण 1757 के पलासी के युद्ध में अंग्रेज विजयी हो गए थे। तो उसमें कोई सैन्य जो है वह सफलता नहीं थी। एक्चुअली में वो ठगी और कूटनीतिक षड्यंत्र के द्वारा वो जीता गया युद्ध था, पलासी का युद्ध। लेकिन बक्सर की जो लड़ाई थी वो निर्णायक लड़ाई थी। इसमें सभी को पर्याप्त मौका दिया गया था। मुगल सेना, अवध की सेना और बंगाल के नवाब की सेना, इस सब सेना का जो है मिलाकर काफी बड़ी सेना थी। और उसको जो है अंग्रेजों ने एकदम प्लानिंग के साथ युद्ध का घोषणा होकर के हराया। तो इस हार से यह निश्चित हो गया कि अंग्रेजों का मुकाबला करने वाला वर्तमान भारत में उस समय कोई नहीं था। तो जब सम्मिलित सेना को तीन राजशासकों की सम्मिलित सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया बक्सर की लड़ाई में, तो ये क्लियर हो गया कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है अब अवश्यंभावी है। और उसके बाद धीरे धीरे, सिर्फ समय की बात थी, धीरे धीरे ब्रिटिशों ने पूरे भारत पर को अपने शिकंजे में ले लिया। तीसरा नाम है बिहार शरीफ। बिहार शरीफ भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। एक्चुअली बाद के दिनों में मध्य काल में जो है जब सल्तनत का शासक था और मुगल शासक था, तो उस समय में जो है एक सूफी संत थे शरफुद्दीन याहिया मनेरी, जो मेन जो मनेरी जो मखदूम याहिया मनेरी के पुत्र थे, जो मेन याहिया मनेरी मनेर वाले जो थे उनके पुत्र थे ये। और वो उनका यहाँ पर जो है ये है स्मारक, मतलब जो बनता है मरने के बाद, मजार स्मारक जो भी कहिए, वो है। और ये काफी महत्वपूर्ण स्थल है मुसलमानों के लिए। तो बिहार शरीफ जो है उस समय ये इतना महत्वपूर्ण केंद्र था व्यापार का और हर दृष्टि से, कि उस समय में ये एक प्रांतीय राजधानी थी बिहार की।
तो बिहार की प्रांतीय राजधानी उस समय बिहार शरीफ जो है काफी दिनों तक रहा, 200-300 साल। बाद में जब शेर शाह ने पटना नगर को जो है बसाकर फिर से इसका पुनरुद्धार किया, मतलब बसाया तो पहले से ही था, इसका फिर से पुनरुद्धार किया शेर शाह ने, तब जाकर के पटना फिर से जो है राजधानी बन गई शेर शाह के समय में। नहीं तो उससे पहले कुछ वर्षों तक मुस्लिम शासन में बिहार शरीफ को जो है राजधानी बनाया गया था। तो बिहार शरीफ जो है वहां पर कई ऐतिहासिक स्थल है जो घूमने लायक है, देखने लायक है। तो बिहार शरीफ भी एक ऐतिहासिक स्थल है। इसके बाद नाम आता है बराबर की गुफाएं। तो यह मध्यकाल से सीधा आप चले जाइए प्राचीन काल में। ये अशोक के समय में ये बराबर की गुफाएं जो है ये भारत में मिले हुए सबसे प्राचीन गुफा लेखों में से एक है। सबसे प्राचीन है, एक्चुअली एक नहीं, सबसे प्राचीन है ये। यहां पर अशोक की 3 और उनके पुत्र दशरथ के 3 लघु शिलालेख मिले हैं बराबर की पहाड़ियों में, जिसमें जो है अजीबक संप्रदाय को ये गुफाएं दान में देने का उल्लेख किया गया है अशोक के द्वारा। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मनेर। मनेर जैसा कि अभी मैंने बताया कि सूफी संत याहिया मनेरी जो है, मखदूम याहिया मनेरी, ये मनेर के रहने वाले थे और मनेर में इनका जो है दरगाह है। तो ये काफी फेमस तीर्थ स्थल है। ये मतलब 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में ये हुए थे एक्चुअली। ठीक है, 13वीं-14वीं शताब्दी वो उनका जीवन काल था। और इन्हीं का बेटा थे ये सरफुद्दीन याहिया मनेरी, जो बिहार शरीफ में उनका दरगाह है। अब है मंदारगिरी। मंदारगिरी जो पर्वत है, मंदारगिरी ये भागलपुर के पास है और ये काफी महत्वपूर्ण जो है एक ऐतिहासिक स्थल रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है ना मुंगेर का। मुंगेर जो है, मुंगेर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ ये ऐतिहासिक स्थल है। मुंगेर को मीर कासिम ने अपनी राजधानी बनाया था। मीर कासिम जो मीर जाफर के बाद नवाब बना था बंगाल का, तो उसने मुर्शिदाबाद से राजधानी, मुर्शिदाबाद में चूंकि अंग्रेजों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो उसने क्या किया था कि मुंगेर को राजधानी बना लिया था अपना, और यहाँ पर जो है बारूद इस सब का कारखाना जो है स्थापित किया था। तो मुंगेर जो है, और मुंगेर में ही इस जब बाद में मुंगेर में भी अंग्रेजों का दबिश बढ़ा, तब वो भाग गया था उधर बक्सर के तरफ और वहीं पर लड़ाई लड़ा था। ठीक है, तो मुंगेर में काफी महत्वपूर्ण जो है स्थल था। यहाँ उसने फ्रांसीसियों से सहयोग लिया और आधुनिक अस्त्र शस्त्र का कारखाना वगैरह लगाया। तो मुंगेर जो है उसके बाद से जो है धीरे धीरे डेवलप होने लगा। ठीक है, तो मुंगेर जो है एक काफी महत्वपूर्ण स्थल रहा है। उससे पहले जो है, काफी पहले अकबर के समय में मुंगेर में अकबर ने एक किला बनवाया था, और जब बिहार को विजय प्राप्त किया था तो मुंगेर में किला बनवाया था अकबर ने, और उस समय कुछ दिनों के लिए मुंगेर को ही राजधानी बनाया गया था। ठीक है, तो मुंगेर काफी महत्वपूर्ण रहा। बाद में फिर जो है यहाँ जब राजधानी जो है ले आया मीर कासिम, तो और काफी महत्वपूर्ण हो गया। तो ये एक ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ अभी भी कुछ किले वगैरह है। इसके बाद नाम आता है राजगीर का। राजगीर जो है काफी प्राचीन काल में मगध की राजधानी थी। तो जब बिंबिसार और अजातशत्रु ये सब राजा हुए उस समय राजगिरी ही, पहले इसका नाम गिरी ब्रज था, फिर राजगिरी पड़ा और आज के वर्तमान में इसको राजगीर बोला जाता है। तो इसका पहला शासक बृहद्रथ थे, और बृहद्रथ के बाद जरासंध जो है महाभारत काल में काफी महत्वपूर्ण राजा हुए थे, तो वो उनका संबंधी राजगृह से रहा है। और ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है, काफी रमणीक स्थल है। आज के डेट में बहुत महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है बिहार में। यहाँ पर काफी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। तो राजगीर जो है, राजगीर में महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे कि जरासंध का अखाड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है बौद्ध मंदिर जो है जापानी वगैरह द्वारा बनाया गया है, और यहाँ पर कई जो है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल जो प्राचीन काल के हैं वो सब मौजूद है, जैसे जरासंध का अखाड़ा है, किला वगैरह है ढेर सारे,
का शेष सब है। तो ये काफी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल जो है रहा है।